हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी इंग्लिश की पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम इंग्लिश की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी इंग्लिश क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप एक बिगिनर्स हो और आपको इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश को सीखने की शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी इंग्लिश क्या है। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है, ये हमारी जो इंग्लिश है ये क्या है। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो हमारी इंग्लिश है ये क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है बच्चों? लैंग्वेज। बिल्कुल सही बताया आपने। ये जो हमारी इंग्लिश है ये क्या है? लैंग्वेज है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें ये लैंग्वेज सीखने की क्यों जरूरत है, हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो आप कहोगे कि हमें इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन है अपने बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बताना और दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में हमको बताना, ये काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की। क्योंकि हम अपने बारे में जब किसी व्यक्ति को बताएंगे तो किसके द्वारा बताएंगे? लैंग्वेज के द्वारा बताएंगे। और दूसरा व्यक्ति हमें अपने बारे में बताएगा तो किसके माध्यम से बताएगा? लैंग्वेज के माध्यम से बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज ए मीडियम, लैंग्वेज तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लैंग्वेज की डेफिनेशन लिख दी है कि लैंग्वेज इज ए मीडियम टू टेक इंफॉर्मेशन एंड टू गिव इंफॉर्मेशन। तो हमने इसमें आपको बताया है कि जो हमारी भाषा है वो जानकारी देने और जानकारी लेने का माध्यम है। जब हम किसी व्यक्ति को कोई जानकारी देते हैं या फिर किसी व्यक्ति से कोई जानकारी लेते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है लैंग्वेज की। तो इसलिए हमें लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये लैंग्वेज क्या है, ये हमारी लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज है दोस्तों हमारी साउंड। क्या है? साउंड। जितनी भी हमारी लैंग्वेज है वो सब की सब बनती है हमारे साउंड से। किससे बनती है प्यारे बच्चों? साउंड से। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझा देता हूँ। जैसे मुझे किसी व्यक्ति से कहना हो यहाँ आओ, तो हिंदी में मेरी जो साउंड है वो निकली यहाँ आओ। अगर मैं इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूंगा तो क्या कहूंगा? कम हियर। और हिंदी लैंग्वेज में क्या कहूंगा? यहाँ आओ। तो दोनों में किस चीज का फर्क है? केवल साउंड का फर्क है। किसका फर्क है? साउंड का। तो जितनी भी हमारी लैंग्वेज होती है उन सभी लैंग्वेज में किसका फर्क होता है? हमारी साउंड का फर्क होता है। तो हम ये कह सकते हैं तरह तरह की साउंड को, तरह तरह की साउंड को हम तरह तरह की लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो हमारी इंग्लिश जो है वो क्या है? एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बनती है हमारी साउंड से। किससे बनती है? साउंड से। अब सवाल ये उठता है प्यारे बच्चों कि ये हमारा साउंड कैसे बनता है, ये हमारा जो साउंड है ये किस तरीके से बनता है। तो अगर मैं इस साउंड की बात करूं तो ये जो हमारा साउंड है ये बनता है हमारा लेटर से। किससे बनता है बच्चों? लेटर से। अब आपको तो पता ही है कि हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। जैसे हमने कहा ए, बी, सी, ये सब क्या है? हमारे लेटर। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि लेटर क्या होता है तो लेटर होता है सिंबल ऑफ साउंड। क्या होता है बच्चों? सिंबल ऑफ साउंड, ध्वनि का प्रतीक। क्योंकि जो हमारा लेटर है वो क्या है? एक ध्वनि का प्रतीक है जिसको देखकर हमारे मुंह में से एक आवाज निकलती है, हमारे माउथ में से एक आवाज निकलती है जिसे हम बोलते हैं लेटर। तो लेटर जो है वो क्या है? सिंबल ऑफ साउंड, ध्वनि का प्रतीक है। ध्वनि का
प्रतीक है या फिर चिन्ह है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लेटर इज ए फ्री यूनिट ऑफ अल्फाबेट, कि जो हमारा लेटर है वो वर्णमाला की एक स्वतंत्र इकाई है, ये भी आप बोल सकते हो। अगर हम बात करें कि ये लेटर जो है ये है हमारा सिंबल ऑफ साउंड, तो अब हम ये जान लेते हैं इस लेटर से तो हमारी निकली साउंड, क्या निकली? साउंड। अब अगर हम इन लेटर को एक सही क्रम में लगा दें, इन लेटर को सही क्रम में लगा दें तो हमारा निर्माण होता है अल्फाबेट का। किसका? अल्फाबेट का। और हमारी अल्फाबेट में जो टोटल लेटर होते हैं वो होते हैं 26। कितने लेटर होते हैं हमारे अल्फाबेट में? 26, जिसमें से हमारे वॉवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। तो हमारे जो वॉवेल होते हैं हमारी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, वो होते हैं 5। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवेल होते हैं, और बाकी के बचे हुए 21 वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, डॉट 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 जेड तक। जेड तक के जितने भी हमारे इन 5 वॉवेल्स को छोड़कर जितने भी हमारे लेटर बचे वो सबके सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। तो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, और इन 26 लेटर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल होते हैं हमारे 5। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और इन ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी हमारे लेटर बचते हैं वो बचते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, और जितने भी हमारे जेड तक। इन 5 लेटर को छोड़कर जितने भी हमारे लेटर आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारा वॉवेल और कॉन्सोनेंट से क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वॉवेल होते हैं ये हमारी इंग्लिश वर्णमाला में 20 साउंड निकालते हैं। कितनी साउंड निकालते हैं? 20 साउंड। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ये निकालते हैं 24 साउंड। कितनी? 24 साउंड। और इन 20 और 24 साउंड को मिलकर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो साउंड बनती है वो बनती है 44 साउंड। कितनी साउंड बनती है? 44 साउंड। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे वॉवेल होते हैं ये मिलकर निकालते हैं 20 साउंड, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ये निकालते हैं 24 साउंड। और जो हमारी इंग्लिश में टोटल साउंड है वो कितनी है? 44 साउंड है। और इन्हीं 44 साउंड को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों। तो अब हम इससे आगे जान लेते हैं, इससे आगे इनका हम यूज किस तरीके से करते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यूज कैसे करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनता है हमारा वर्ड। क्या बनता है बच्चों? वर्ड। और ये वर्ड क्या है? वर्ड होता है हमारा मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं वर्ड की आपके सामने। वर्ड जो है हमारा वो क्या है? मीनिंग फुल यूनिट ऑफ लेटर। तो जो हमारा वर्ड है वो क्या है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। मान लो अगर मैं आपके सामने कोई भी वर्ड लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा कैट, तो आपको जैसे ही मैंने यहाँ पर CAT लिखा कैट, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। क्या बन गई बच्चों? एक इमेज बन गई कैट कि सर किसकी बात कर रहे हैं? बिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दूं ACT एक्ट, तो आप इसका मतलब भी समझिए कि ये एक वर्ब है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो आप कहोगे सर ये तो बदतमीजी हो गई। क्या हो गई? बदतमीजी हो गई कि ये कोई वर्ड नहीं होता।
हमारा कैट भी एक वर्ड है, हमारा एक्ट भी एक वर्ड है, लेकिन ये TCA ये कोई हमारा वर्ड नहीं है। तो जब हम अपने लेटर को एक सही क्रम में लगा देते हैं, किसमें लगा देते हैं, एक सही क्रम में लगा देते हैं, जिसका एक कोई अर्थ निकले, जिसका एक अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये कैट हो गया, ये एक्ट हो गया। अगर मैं ऐसे ही और लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं मैं कह सकता हूं बॉय। तो ये सब के सब ये जो है ये क्या है, हमारे वर्ड है, क्योंकि इनका एक अर्थ है और ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकले, जिसका एक अर्थ निकले। अब आगे अगर हम बात करें, ये वर्ड प्लस वर्ड मिलकर बनाते हैं फ्रेज। क्या बनाते हैं बच्चों, फ्रेज। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फ्रेज एक ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विद आउट कंप्लीट मीनिंग। तो मैंने आपके सामने फ्रेज की डेफिनेशन लिखी कि ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कि जो हमारा फ्रेज होता है वो क्या होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं। जैसे मैंने कहा राम एंड राहुल, तो यहाँ पर मैंने ये एक वर्ड आपके सामने लिखा राम एंड राहुल, राम और राहुल। अब मैं आपसे बोलूं राम और राहुल, तो आप कहोगे क्या, राम और राहुल क्या, राम और राहुल आ रहे हैं कि राम और राहुल स्कूल जा रहे हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया, केवल मैंने क्या कहा, राम और राहुल। तो ये राम भी एक वर्ड है, ये एंड भी एक वर्ड है और ये राहुल भी एक वर्ड है। तो हमने आपको क्या बताया कि वर्ड और वर्ड मिलकर बनाते हैं फ्रेज। तो और फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कि एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ तो हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो। तो यहाँ पर ये हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा राम एंड राहुल। तो इसका अर्थ तो है कि राम और राहुल, लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज। तो फ्रेज जो होता है वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए और वापस से देख लीजिए, जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तक की चीजों को आप फटाफट से नोट कर लीजिए, जिसके बाद में आपको आगे बताऊंगा सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बच्चों, सेंटेंस के बारे में, कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। तो पहले यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे आपको बताऊंगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक की चीजों को नोट कर लिया होगा और मैं आपके सामने इसका एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ, जिससे कि आप और भी अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकें। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी इंग्लिश है वो क्या है, एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज है वो किससे निकलती है, साउंड से निकलती है। और साउंड हमारा किससे निकलता है, लेटर से। लेटर क्या होता है, हमारा सिंबल ऑफ साउंड। और लेटर जो होते हैं हमारी इंग्लिश वर्णमाला वो होते हैं 26 लेटर। कितने होते हैं, 26 लेटर, जिसमें से हमारे 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट। इनमें इंग्लिश में जो हमारी टोटल साउंड होती है वो होती है 44 साउंड्स, जिसमें से वॉवेल जो होते हैं वो 20 साउंड निकालते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24 साउंड निकालते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ड के बारे में, कि जो हमारा वर्ड होता है वो क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। कि जो हमारा वर्ड है वो क्या है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रेज के बारे में। और फ्रेज हमारा किससे बनता है, वर्ड और वर्ड से मिलके बनता है हमारा फ्रेज। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग।
शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो। तो यहाँ तक की चीजों के बारे में हमने आपको अभी बता दिया था। अब हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। तो हम यहाँ तक की चीजों को रफ कर देते हैं और उसके बाद हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस क्या है हमारा। तो प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं सेंटेंस के बारे में कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। तो मैं आपके सामने सेंटेंस की डेफिनेशन लिख देता हूं सबसे पहले। तो अगर हम अपने सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में दो चीजों का होना आवश्यक है कि सेंटेंस जो हो वो करेक्ट अरेंजमेंट मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों सेंटेंस की डेफिनेशन लिख दी है कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। कि जो हमारा सेंटेंस है वो उसमें करेक्ट अरेंजमेंट होनी चाहिए शब्दों की और उसकी सही मीनिंग होनी चाहिए, एक उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, मेहमान को काट कर सेब दो, मेहमान को काट कर सेब दो। तो क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए ध्यान से कि मेहमान को काट कर सेब दो। तो अब आप कहोगे सर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और गड़बड़ बहुत बड़ी है। जैसे मैंने कहा मेहमान को काट कर सेब दो, तो भाई पहले मेहमान को काट दो और उसके बाद उसको सेब दो। क्या वो सेब खा पाएगा? भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें इस सेंटेंस को कहना किस तरीके से चाहिए? सेब काट कर मेहमान को दो। सही अरेंजमेंट यही तो होगी। तो अर्थ तो निकले लेकिन शब्दों का भी सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब हम अपने शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे और उसका एक अर्थ निकलेगा, बढ़िया सेंस निकलेगा, तब वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दूं तो मैं कह सकता हूं, जैसे बच्चे को उबाल कर दूध दो, बच्चे को उबाल कर दूध दो। तो मैं इसमें क्या सही कह रहा हूं? क्या इस सेंटेंस में मेरा सही है कि बच्चों को उबाल कर दूध दो? तो पहले तो बच्चे को उबाल दो और उसके बाद उसे दूध दो। भाई बच्चा उबल जाएगा तो दूध कौन पिएगा? फिर हम कहना ये चाहते हैं कि दूध उबाल कर बच्चे को दो, लेकिन हम कह क्या रहे हैं? बच्चे को उबाल कर दूध दो। तो इसमें जो हमारा दिक्कत है वो किसकी है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड की है। किसकी है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो मैंने आपके सामने जो सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। कि जो हमारे सेंटेंस है उसमें शब्दों की सही व्यवस्था होनी चाहिए और उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? अब हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस तरीके से बनता है। सेंटेंस बनता है हमारा स्ट्रक्चर से। किससे? स्ट्रक्चर से। अब हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तीन चीजों का होना आवश्यक है। तीन चीजों का होना आवश्यक है। अब मैं वो चीजें बता देता हूं आपको। वो तीन चीजें क्या है? पहला है हमारा सब्जेक्ट। क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। और दूसरी है हमारी वर्ब और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में तीन चीजों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज मुख्य होती हैं। और हम अपने सेंटेंस को भी बच्चों दो भागों में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो भागों में क्या होता है। एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं सब्जेक्ट, और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होते हैं हमारे सेंटेंस के। और सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
हमारे सेंटेंस में तीन चीजें मुख्य होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। और जो हमारी वर्ब होती है वो भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। तो हमारी वर्ब दो होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इच, आर, एम, वॉच, वर्ब। ये मैंने जो आपके सामने लिखी है ये सबकी सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया है। मेन वर्ब क्या होती है हमारी, मेन वर्ब होती है हमारी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड से मेरा मतलब है कि ये हमें किसी चीज की एक्शन के बारे में बताती है। जैसे मैंने कहा गो, मैंने कहा कम, मैंने कहा रीड। तो ये सब के सब जो वर्ब है ये किसके बारे में बता रही है, एक एक्शन के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है, एक्शन के बारे में। तो जो वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताती है वो कहलाती है मेन वर्ब, और जो हमारी केवल टेंस के बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं, टेंस के बारे में, वो कहलाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जब हम आपको टाइम एंड टेंस के बारे में बताएंगे तब हम इन चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई बच्चों कि सेंटेंस जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की, किसकी, स्ट्रक्चर की। और हमारे स्ट्रक्चर में तीन चीजें मुख्य होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हमारा ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। आज की हम क्लास यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है। तो आज हम आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं और इसके बाद हम जानेंगे अगली वीडियो में टाइम एंड टेंस के बारे में। किसके बारे में, टाइम एंड टेंस के बारे में, कि हमारा टेंस क्या होता है और हमारा टाइम क्या होता है। ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।